नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज की अपनी इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो को हम लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के टर्म 2 के एग्ज़ाम से रिलेटेड महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर 30। बच्चों, आई होप, मुझे पता है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ एक दिन रह गया है आपके एग्ज़ाम में। कल का दिन और है और उसके बाद परसों आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसलिए फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो को देख लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ और क्यों चलाया गया, इसको स्थगित करने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी सरकार के विरोध में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था और वकीलों ने अदालत जाने से भी मना कर दिया था। साथ में नगरों और कस्बों के लोग भी जो थे वो हड़ताल वगैरह पर चले गए थे। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के गलत शासन व्यवस्था के खिलाफ था और इसके कई सारे कारण जो थे वो नीचे निम्नलिखित हैं। पहला कारण तो यही था कि सरकार के द्वारा उस समय एक रॉलेट एक्ट लगाया गया था, जो कि एक निंदनीय कानून था, इसे नहीं लगाया जाना चाहिए था। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध पूरे भारत में हुआ था। ये अंग्रेज़ों की एक क्रूर घटना थी जिसे हजारों भारतीयों की जान ले ली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई और जिसमें लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का क्या होता है, नुकसान होता है। भारत के विभिन्न भागों में इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से इसका अनुसरण किया गया। जब हम इसकी समाप्ति की बात करते हैं तो इस आंदोलन की समाप्ति जो होती है फरवरी 1922 में घटी एक घटना जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, इस कांड के कारण हुई। उत्तर प्रदेश की एक जगह है चोरा चोरी। इस जगह में एक हिंसात्मक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन ये कहते हुए वापस ले लिया कि आंदोलन में हिंसा मुझे बर्दाश्त नहीं है। पुलिस के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरीके से आंदोलन समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम आ गए हैं। गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें क्या क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, उस समय गांधी जी के बारे में कई तरह की चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैली हुई थी। अगर हम कहें कुछ स्थानों पर तो उन्हें राजा के द्वारा किसानों के दुख तकलीफ में सुधार करने के लिए भेजा गया है, ऐसा कहा जाता था। साथ में उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की क्या है, पूरी पूरी शक्ति है। कुछ जगहों पर तो ये भी कहा जाता था कि गांधी जी की जो शक्ति है वो अंग्रेज बादशाह से मिली हुई है और यह है कि उनके आने से अंग्रेज उनके ज़िले से पूरी तरीके से भाग जाएंगे। इस तरह की अफवाहें भी थी कि गांधी जी का जो भी विरोध करेगा उसका घर अपने आप गिर जाएगा और उसकी फसल चौपट भी हो जाएगी। गांधी जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया गया। गांधी जी को किसानों के लिए एक उद्धारक समझा जाता था। वे किसानों की ऊंची करों से सुरक्षा करते थे और उनकी मान मर्यादा और स्वच्छता वापस लाने वाले थे। गांधी जी की सात्विक जीवन शैली और उनकी धोती जो थी वो किसानों के बीच उन्हें अपना जन नेता स्वीकार कर चुकी थी। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम आ गए हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या क्या थी। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में ये भारत आया था और इस मिशन का लक्ष्य था भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपना और उस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श करना। इस मिशन ने राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया था और इस मिशन का गठन ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्लेमेंट एटली था, उनकी पहल पर किया गया था। इस मिशन में 3 सदस्य थे। पहले का नाम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे का सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे का एवी अलेक्जेंडर था। तीनों ही ब्रिटिश नागरिक थे। अगर हम मिशन की सिफारिशों की बात करें तो मिशन ने कुछ सिफारिशें दी थी। इसने कहा था कि एक भारतीय संघ होगा जिसमें देसी राज्य
और ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे। ये संघ विदेशी, रक्षा और यातायात की व्यवस्था करेगा। हमारे संघ में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी और संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर प्रांतों को कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। अगर हम कहें तो भारतीय प्रांतों को इन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाएगा, ऐसा कहा, जो कि नीचे दिया गया है। वर्ग अ इन्होंने कहा, वर्ग अ में इन्होंने मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और संयुक्त प्रांत को शामिल किए जाने की बात की। वर्ग बी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध को शामिल किए जाने की बात की, जहां मौजूदा समय में पाकिस्तान है। वर्ग स की बात करें तो इसमें बंगाल और असम को शामिल किए जाने की बात की गई थी। उपरोक्त सिफारिशों को गांधी जी समेत कांग्रेस ने मान लिया था, पर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया और वहीं पर ये बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 1915 में गांधी जी के भारत वापस आने के समय देश की दशा किस तरीके की थी। तो 1915 में जब गांधी जी भारत आए तब भारत में काफ़ी बदलाव आ चुका था, पर अभी भी भारत ब्रिटिश उपनिवेश बना हुआ था, पर अब भारत राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी सक्रिय हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हो चुकी थी 1885 में ही और 1915 तक इसकी शाखाएं पूरे भारत के प्रत्येक प्रांत और नगरों में खुल चुकी थी। 1905-7 में कुछ स्वदेशी आंदोलन से कई सारे नेता भी उभर कर आए थे, जिसमें मुख्य रूप से 3 नेता का नाम बार बार आता है। 3 प्रमुख नेता, जिनमें से महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पॉल और पंजाब के लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता भी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुके थे। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष भारत भ्रमण करने की सलाह भी दी थी। उस समय के समाज की बात करें तो पूरा समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ था और आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व मध्य वर्ग के द्वारा किया जा रहा था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के महत्व की परख कीजिए। तो बच्चों, दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 2 मुख्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जिनमें से पहला कार्य तो ये था कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का युवा अध्यक्ष चुन लिया जाता है और दूसरा कार्य ये था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना इस बात को साबित करता था कि अब देश की आज़ादी की जंग जो है वो युवा पीढ़ी को दे दी जाए। साथ में गांधी जी ने भारतीयों ने पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी 1930 का दिन तय किया गया और इस दिन का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस दिन विभिन्न स्थानों पर राष्ट्र ध्वज को फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर हमें अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना था। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये उत्सव जो है नगरों और गांव सभी जगह तक होना चाहिए, इसका मतलब पूरे भारत में इसका फैलाव होना चाहिए। गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हमें अपने पारंपरिक शैली नगाड़े बजाकर की जानी चाहिए और दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में बीतना चाहिए। ये दिवस उस दिन से फिर प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा जब तक कि हमें एक्चुअल आज़ादी ना मिल गई। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान नमक को ही विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, नमक को चुनने के पीछे उनके कुछ कारण थे। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक कानून, जिसे नमक कानून भी कहा गया है, उसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दिया है को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह करेंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा की। गांधी जी ने जिस नमक कानून को सत्याग्रह के लिए चुना था वो गांधी जी की कुशल समझदारी का ही एक उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग जरूरी था और इन सब के बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका जा रहा था। इस तरह उन्हें दुकानों से नमक ऊंचे दर पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को संगठित करने की सोच रहे थे, ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके। अधिकांश भारतीयों ने गांधी जी की इस सोच के महत्व को समझ लिया था और अब समय आ गया था कि ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जाए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया और 3 हफ्तों बाद समुद्र तट दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इस तरीके से उन्होंने नमक सत्याग्रह अपना पूरा किया। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी आ गए हम। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में आखिर क्यों चुना? बच्चों, आप सभी को पता होगा, गांधी जी की बात हो और चरखे की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी आधुनिक युग की मशीनों के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मशीनों ने मानव के श्रम को हटाकर उन्हें बेरोजगार और आलसी बना दिया है। उन्होंने चरखे को मानव समाज के एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा है जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। पूरा फोकस उन्होंने चरखे पर किया है। गांधी जी का मानना था कि चरखा जो है गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है और उन्हें स्वावलंबी बना सकता है। इस तरीके से देखें तो गांधी जी मशीनों को पूरी तरह से हटाना चाहते थे और गांधी जी का विश्वास था कि अगर मशीनों का इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा तो गरीब एक दिन सड़क पर भूख और गरीबी के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गांधी जी का कहना था कि वो धन के केंद्रीकरण सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं चाहते, बल्कि सभी लोगों के पास धन हो, वो ऐसा चाहते हैं। चरखा भी एक प्रकार की मशीन ही थी, पर इससे लोग खद्दर का निर्माण कर अपनी गरीबी को खत्म कर सकते थे। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। गांधी जी जितने समाज सुधारक थे उतने ही राजनीतिज्ञ भी थे, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी समाज सुधारक के रूप में और एक राजनीतिक के रूप में दोनों में ही काफ़ी सफल रहे हैं और ये दोनों कार्य उन्होंने साथ साथ किए हैं। गांधी जी ने कई सारे आश्रम खोल रखे थे जहाँ पर वो एक सात्विक जीवन शैली और दीन दुखियों और गरीबों की मदद किया करते थे। जब 1924 में उन्हें जेल हुई, जेल से आने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़कर अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को सबसे पहले बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागना पड़ेगा और एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। उन्होंने खादी पहनने को कहकर स्वदेशी आंदोलन फिर चालू किया, पर साथ में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक बड़ा आंदोलन भी करना था। 1928 में गांधी जी फिर से राजनीति में वापस आए और साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर अपना रुख रखा। 1929 में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी वो शामिल हुए। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि गांधी जी एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ दोनों ही थे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिल सके और आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकें। और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई पहल से गांधी जी इसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे, जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। विवेचना कीजिए। बच्चों, गांधी जी की सबसे पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति थी वो थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, जहां पर गांधी जी ने भारत के अमीर वर्ग और मध्य वर्ग को आड़े हाथों लेते हुए गरीब मजदूर वर्ग की ओर ध्यान न देने के लिए उनकी निंदा की। गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार देश की आज़ादी बिना गरीबों और मजदूरों के प्राप्त नहीं की जा सकती और मजदूर वर्ग दर्शकों के रूप में भी मौजूद नहीं है। अपने भाषण में गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो एक नेता ऐसे हैं जो गरीबों और मजदूरों को हिमायती बनना चाहते हैं और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल करने के लिए आ गए हैं। लोगों को पता चल चुका था कि एक नया नेता आया है जो उनकी बात कर रहा है। जब इस भाषण की खबर लोगों तक पहुंची तो लोग जो थे
बच्चों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर गांधी जी है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखाई दिए और गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और वो एक जननेता बनने के लिए तैयार हो गए। फिर 1917 का वक्त आया और गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में नील के काश्तकारों की मदद करने के लिए गए, जहां उन्होंने किसानों को अपनी पसंद की फसल उपजाने के लिए सत्याग्रह किया और वो इसमें सफल भी रहे। फिर 1918 में वो अपने गृह राज्य गुजरात में आते हैं और सबसे पहले अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करते हैं। इसमें भी वो सफल रहे। फिर उन्होंने खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट होने पर उनका लगान माफ़ करवाया और इन सभी कदमों से गांधी जी एक जन नेता बनकर पूरी तरीके से उभरे। फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं और अपने आखिरी प्रश्न की तरफ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने, कब और क्यों किया था? तो बच्चों 1946 में आए कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए जाने का आह्वान किया गया था। इसके लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया और उसी दिन कलकत्ता में दंगे चालू हो गए। ये हिंसा कलकत्ता में चालू हुई थी, पर कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को मारा गया तो कुछ इलाकों पर, कुछ जगहों पर हिंदुओं को मारा गया। तो इस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया। ये जो कुछ भी हुआ इन सब का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने सत्ता के लालच में भारत के 2 टुकड़े करवा दिए और एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बनवा दिया। पाकिस्तान की मांग 1940 से ही की जाने लगी थी, जिसके फलस्वरूप जिन्ना का अड़ियल रवैया और अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनका ये प्रोपेगेंडा था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार भारत को 3 भागों में बांटने के लिए कहा गया था, जिसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सौंपना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई यूट्यूब वीडियोज़। लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ जो बेनिफिट है आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी मिल सके। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।